हेलो डियर लर्नर। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे 25-26 अभी आ गया। तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले आता है और पहले इकोनॉमिक सर्वे और बजट इकट्ठा ही रिलीज़ किए जाते थे, पर 1964 के बाद जो है बजट को जो है इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो है प्रेजेंट ईयर रिलीज किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे हमारी जीडीपी के ग्रोथ और ट्रेंड के बारे में क्या बताता है। तो इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्टेड अ जीडीपी ग्रोथ इन रेंज ऑफ 6.8 टू 7.2% इन 26-27 में जो हमारा ग्रोथ रेट इसी रेंज में रहेगा 6.8% से 7.2% के बीच में। ओके, अभी जो है हमारा फिजिकल ईयर जो है 26 का मीन 25-26, इसके लिए जो अभी जो प्रोजेक्शन है हमारा जो है जीडीपी ग्रोथ जो है 7.4% रहने की एक्सपेक्टेशन है, एंड हमारा जो जीबी है वो 7.3%। तो कुल मिला के देखिए कि हमारा जीडीपी 7.4% के रेट से जो है इंक्रीज़ होने वाला है 25-26 के लिए। ओके, और पोटेंशियल ग्रोथ जो हमारी इकोनॉमी की अराउंड 7% है। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रोथ किस बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है, हमारा लेबर इनपुट का ग्रोथ कैसे हो रहा है, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी कैसी है। तो इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज़ को डिटेल से बताया गया कि किन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो उसका जो पोटेंशियल है वो 7% है। मतलब 7% की पोटेंशियल है, अगर हम अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज करें तो हमारा जो है ग्रोथ जो है 7% तक जा सकता है। ओके, 7% के 2 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि हमारा डिफरेंट कंपोनेंट से होता है। तो आपको पता है कि जीडीपी के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। वाई मीन्स द जीडीपी, वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ओके, इसको नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सी कंजम्पशन है, जो प्राइवेट कंजम्पशन है, इसका कंट्रीब्यूशन आप इकोनॉमिक सर्वे देखें तो यहाँ पे 61.5% है, और इन्वेस्टमेंट है इसका 9.9% है। सॉरी, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया, तो इसको मैं फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, इसको आप नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो हमारा कंजम्पशन का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में, एक्सपेंडिचर जो हमारा कंजम्पशन पे होता है दैट इज़ 61.5%, और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो 9.9% या आप 10% कह सकते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 30% कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए कि किसी भी ग्रोथ को अफेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन प्ले किया जाता है यहाँ पे वो कंट्रीब्यूशन होता है हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 61% है, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का कंट्रीब्यूशन 30% है। तो इन्हीं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज आता है तो ग्रोथ को ये काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। तो यही जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि किस तरह से हमारा जो है ग्रोथ को ड्राइव करने में जो है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी थ्योरेटिकली या आपको मेंस में कुछ आंसर लिखना है तो उसके लिए ये फिगर आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आगे देखते हैं कि हम एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में हमारे इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है। तो यहाँ पे देखिए कि इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में इंडिया का कितना शेयर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये डबल हो गया, 1% है, 1.8% हो गया बिटवीन 2005 एंड 24 के बीच में जो ये इंक्रीज़ हुआ है, पर ये डबल से भी कम हुआ है। पर यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इंडिया को आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इंडिया की पोजीशन जो है काफ़ी जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे आप चाइना का देखो को वर्ल्ड मर्चेंडाइज या गुड्स एक्सपोर्ट में, वर्ल्ड एक्सपोर्ट में, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में चाइना का कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है। चाइना का कंट्रीब्यूशन है अराउंड 15%। ओके, और इसी तरह आप यूएसए का देखो तो यूएस का 8% के अराउंड है। ओके, तो थर्ड में आप जर्मनी का देखो तो जर्मनी का अराउंड 7% है, एंड जर्मनी के बाद नीदरलैंड एक छोटी सी कंट्री है, अब नीदरलैंड का भी 3.9% है। तो ये जापान पे चले आप तो जापान का 3% है।
ओके, तो ये कंट्रीब्यूशन जब आप देखते हैं तो ये छोटी छोटी कंट्री इतना एक्सेप्शनली ये परफॉर्म कर रही है इंटरनेशनली। तो अगर इस सेंस में हम देखें तो इंडिया काफ़ी पीछे है, तो हमें काफ़ी ज़रूरत है कि अपने एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाने की। ओके, आगे देखते हैं कि सर्विस एक्सपोर्ट जो है हमारा काफ़ी अच्छा है, जो ऑल टाइम हाई जो है $387 बिलियन हो गया है। ओके, ये फिजिकल ईयर 25 में, एंड ग्रोइंग बाई द 13.6%, ये 13.6% के रेट से ग्रो कर रहा है। एंड इंडिया जो है लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंसीज का, जो इंडियन बाहर जाते हैं, बाहर की कंट्री में जाते हैं, फिर वो जो है इंडिया में अपना फंड सेंड करते हैं, तो उसको रेमिटेंसीज बोलते हैं। तो ये 135 बिलियन है, जो वर्ल्ड में जो है लार्जेस्ट वन है। ओके, और इसी तरह आप देखो फर्दर कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। आपका जो ये 16 जनवरी 26 में आप देखोगे तो ये जो है 701.4 बिलियन है, मतलब $700 बिलियन ये हो गया है, और काफ़ी बड़ा लैंडमार्क हमने अचीव कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे ये कितना कि हमारे पास इतना हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, जिससे कि हम अपने 11 मंथ का इंपोर्ट को फंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा जब 91 की जो क्राइसिस आई थी, तो हमें मुश्किल से 2 वीक्स का भी हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व नहीं था हमारे इंपोर्ट को फंड करने के लिए। ओके, तो अभी तो हमारे पास 11 महीने का है। जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि किसी भी इकोनॉमी में 3 मंथ का जो है उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व होना चाहिए, जिससे कि वो अपने इंपोर्ट को फंड कर पाए। और इसी तरह देखो कि हमारा जो है 94% ऑफ एक्सटर्नल, जितना भी एक्सटर्नल डेट है हमारे पास, उसका 94% हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है। तो ये दोनों बड़े ही अच्छे साइन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो इससे जो है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है इकोनॉमी में। अब आगे देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में कैसे इंक्रीज़ हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, यहाँ पे 2015 में आप देखो अपनी फिजिकल ईयर में, तो हमारे पास 341 जो है बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व होता था। अब ये जाके 701 बिलियन डॉलर हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ओके, मोर देन डबल हो गया है। तो मोर देन डबल जो हमने अचीवमेंट किया है ओवर द लास्ट 10 ईयर। और इसी तरह एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो देखो, तो पहले क्या था, ये 23% था हमारा एक्सटर्नल डेट जो था, 23.8% था हमारे जीडीपी का रेशो में। और अब आप देखोगे यहाँ पे ये क्या हो गया, 19.2% हो गया, डिक्लाइन किया है। परसेंटेज टर्म में, एब्सोल्यूट टर्म में तो इंक्रीज़ हो सकता है, पर जीडीपी से आप कंपेयर करो तो हमारा एक्सटर्नल डेट डिक्रीज़ किया गया है। ओके, अब आगे देखते हैं कि रिज़र्व मोर देन द डबल हो गया हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। अब देखते हैं इंपोर्ट कवर जो मैंने अभी बात किया है, 2015 में हमारा 8.9 मंथ का ही इंपोर्ट को कवर कर पाता था हमारा जो है फॉरेक्स रिज़र्व। अब यहाँ पे आप देखोगे फॉरेक्स रिज़र्व हमारा 11.1 मंथ के लिए जो है हमारा फॉरेक्स रिज़र्व कवर अप कर पा रहा है हमारे इंपोर्ट को। ओके, अगर हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग 0 हो जाए, तब भी हम 11 महीने तक अपने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व से क्या कर सकते हैं, अपने इंपोर्ट को फंड कर सकते हैं। यही बताता है। अब आगे देखो कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट किसी भी कंट्री को जो है कम करने की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तभी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आता है किसी भी इकोनॉमी में। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है 2015 में 1.32% हुआ करती थी, अब 1.32% हुआ करती थी। यहाँ पे देखो अब ये डिक्लाइन होकर 0.8% आ गया हमारे 2026 के जो है हमारे फर्स्ट हाफ जो हुआ है हमारा H1 यहाँ पे क्या करा था, किसी भी फिजिकल ईयर का फर्स्ट हाफ, एंड H2 सेकेंड हाफ। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे साइन है हमारा कि हमारा जो है ये करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, सिंपल टर्म में बोलें कि वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, कंसिडरेबली डिक्लाइन किया है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर पे आते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा किस तरह से, तो यहाँ पे देखिए पीएम किसान योजना एक स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि जो है एक जो है फंड ट्रांसफ़र किया जाता है किसानों को। ओके, इंस्टॉलमेंट में। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि मोर देन 4.09 लाख करोड़ जो है अब तक जो है इस स्कीम में जो है ट्रांसफ़र हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी फार्मर्स को काफ़ी हेल्प मिल रही है इससे।
ताकि फिर फार्मर जो है अपनी जो है एग्रीकल्चर में जो है वो कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, उसका मैकेनाइजेशन कर पा रहा है, अच्छे सीड्स का यूज कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि मनरेगा जो हमारे साथ पहले चल रहा था, मनरेगा की जगह गवर्नमेंट क्या कर रही है, जी राम जी करके जो स्कीम्स आ रही है, ये मनरेगा की तरह ही। तो मनरेगा में 100 डे का गारंटी होता था, इसमें 125 डेज़ जो है आपको वर्क मिलेगा, ओके, एक ईयर 1 ईयर में। और दूसरा जो है इसमें पर्टिकुलर 3-4 जो है एरिया भी डिफ़ाइन कर दिया है कि इन्हीं एरिया में ज़्यादा काम किया जाएगा, तो जी राम जी, ओके। तो ये जो है गारंटीड जो है ये भी एक गारंटी दे रही है। तो जी राम जी मतलब कि ये जी फॉर गारंटीड है ये, ओके। एंड आर फॉर GRAM, ए फॉर आजीविका मिशन, एंड जी मतलब ग्राम्स, जी राम जी, ओके। ये है जी मीन्स गारंटी, आर रोजगार, ए आजीविका, एम फॉर मिशन एंड जी फॉर ग्राम, ओके। जी राम जी करके स्कीम है, ओके। अभी इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल आएगी तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आगे एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। 6% जो 17-18 में था, अभी वो 3.2% हमारा डिक्लाइन करके चला गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफ़ी कम हो गया इकोनॉमी में। और इसी तरह आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे कि अब आपको इस इंफॉर्मेशन को जो है आपको माइंड में रखना है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल का जो 23% से 41.7% हो गया, ठीक है। तो काफ़ी कम था ये 2015-16 में, तो 41% काफ़ी अच्छी बात है। अर्लियर आप ये देखो कि लेबर फोर्स में फ़ीमेल का पार्टिसिपेशन इतना कम था कि देयर वर सो मैनी फीमेल्स जो है लेबर फोर्स से बाहर थी। अब ये 41 हो गया, तो इसको और ज़्यादा इसको इंक्रीज करने की प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, ओके। आगे इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अप्रैल से दिसंबर की बात करें तो हमारी 1.7% है, ठीक है। ये तो हमारी जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उससे भी कम है, तो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन में हेडलाइन मीन्स 697 आइटम्स हमारी इन्फ्लेशन इंडेक्स में है, CPI में है। तो उन सब को इंक्लूड करके जो इन्फ्लेशन बन रहा है हमारा, वो क्या बन रहा है यहाँ पे 1.67% बन रहा है। जबकि जो 23 की बात करते हैं आप तो यहाँ पे 6.7% थी। इसी तरह आप जो कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, कोर इन्फ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन में जो भी वॉलेटाइल्स आइटम होती है, वेजिटेबल्स, मिल्क हो गया, उनको एक्सक्लूड करके जो हमारी इन्फ्लेशन आती है दैट इज़ कोर इन्फ्लेशन। तो हमारी कोर इन्फ्लेशन 4.3% है, ओके। और कोर इन्फ्लेशन में भी जो है हमारा गोल्ड और सिल्वर के कारण ये इन्फ्लेशन हाई आ रही है। अगर कोर इन्फ्लेशन में हम गोल्ड और सिल्वर को भी एक्सक्लूड कर देते हैं तो देन हमारा इन्फ्लेशन 2.9% आ जाता है। यू माइट हैव सीन न्यूज़ दैट द इन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइजेज आर राइजिंग रैपिडली अक्रॉस द वर्ल्ड, ओके। तो जिसके कारण जो है हमारा इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो कोर इन्फ्लेशन में गोल्ड सिल्वर तो होता ही है, पर अगर हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो हमारा इन्फ्लेशन 2.9% तक डिक्लाइन कर गया है। अदरवाइज जो है कोर इन्फ्लेशन 4.3% है। एंड हमारा हेडलाइन मीन्स द ऑल 697 आइटम्स आर इंक्लूडेड इन हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो दैट इज़ द 1.7%। आपको पता होगा कि हमारा भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छे से हुआ है, तो रूरल डिमांड काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो जिसके कारण हमारा इन्फ्लेशन काफ़ी कम रहा है, फ्यूल और एनर्जी प्राइसेस काफ़ी कंट्रोल में है, तो उनके कारण जो है इन्फ्लेशन काफ़ी कम है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है किसी भी इकोनॉमी के लिए। किसी भी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन रेट कम होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट हायर होने के काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। अब रिबेसिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो रिबेसिंग क्या होता है यहाँ पे, रिबेसिंग मतलब हमारा मीन्स हमारा बेस 2011-12 चल रहा है हमारा, ठीक है। IPP के लिए, CPI के लिए, GDP के लिए कर रहे हैं। तो अभी हम इसका अपना बेस शिफ्ट करके 22-23 कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको कीप इन माइंड दैट द हमारा न्यू जो है हमारा बेस ईयर जो आ रहा है 22-23 है। इन पैरेलल इंडेक्स ऑफ
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज ऑल्सो बीइंग रिवेज टू 22-23, हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसका बेस ईयर चेंज होके 22-23 आ जाएगा। एंड शेड्यूल टू रिलीज और 28 मई 2026 को ये रिलीज होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सी आइटम हमने इंक्लूड की है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो सारी चेंज होगी, उनका वेटेज, जैसे एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग आ गया, दूसरी माइनिंग आ गया, उनका क्या वेटेज है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमें इसमें पता लगेगा। उसी तरह सीपीआई को रिवेज करके 24 में ले जाएंगे, ठीक है। और इसमें आप देखोगे कंजम्पशन पैटर्न हमारा 23-24 में उस बेसिस पे होगा। अभी हमारे 697 आइटम इंक्लूड है, तो इसमें अलग अलग चीज़ों का अलग अलग वेटेज है, तो वो सारा वेटेज अभी चेंज होगा। तो हमारा जो है 12 फरवरी को 26 को ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेजर माइलस्टोन के हमारा जीडीपी में भी अभी चेंज हो रहा है, इसका बेस ईयर भी जो 2011-12 था अभी 22-23 होने जा रहा है, ठीक है। और 27 फेब को ये जो है डाटा हमारे पास आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे हम जो है बेस ईयर को शिफ्ट करते हैं। बेस ईयर का ये आपको अच्छे से देखना है कि बेस ईयर शिफ्ट होने के कारण जो है सारा पैटर्न चेंज हो जाता है, नई गुड्स सर्विसेज जो इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो प्राइजेज़ भी चेंज होते हैं, तो उनके कारण काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। मे बी या इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, ओके। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगी, और मार्केट में जो इन्वेस्टर है और इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखते हैं पॉवर्टी लेवल पे हमने क्या अचीव किया है, तो वो भी अब इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है। तो इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे बता रहा है कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन अर्लियर जो कि $2.15 थी, कि जो भी इंडिविजुअल वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली $2.15 से कम अर्न करता है तो उसको विलो पॉवर्टी लाइन काउंट करते हैं, ओके। अब इसको $3 कर दिया है। एनी इंडिविजुअल हु इज़ अर्निंग लेस दैन $3 पर डे इज़ अ पुअर पर्सन एंड ही इज़ बिलो द पॉवर्टी लाइन। और इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन जो है वो 5.3% है। अगर $3 को हम देखते हैं तो इंडिया की पॉवर्टी 5.3% है, ओके। और देखिए एक मेज़र $3 मीन एक्सट्रीम पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए किया गया है। तो जो है बिल्कुल ये पुअर कंट्रीज़ है उनके लिए इसका यूज नहीं होता है, पर लोअर मिडल कंट्रीज़ हैं उनके लिए आई थिंक ये $4 के आसपास है, $4 का क्राइटेरिया है। अगर हम इंडिया को $3 के क्राइटेरिया से देखते हैं तो हमारी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है वो 5.3% है। अगर हम इसी चीज़ को लोअर मिडल इनकम कंट्री के क्राइटेरिया से देखते हैं तो इंडिया की जो पॉवर्टी है वो 23.9% है। तो इस तरह से आपको नहीं होना है। देखिए $1 को इंक्रीज़ करने से कितना ज़्यादा चेंज आ गया हमारी जो है पॉवर्टी लाइन में। तो इससे हम देख सकते हैं कि इंडिया अभी भी काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, ओके। इसी तरह आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखते हो तो उसमें भी इंडिया की पॉवर्टी रेट जो है काफ़ी हाई है, ओके। अब आगे चलते हैं हम कि कुछ जो है हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कुछ यहाँ पे जो है इकोनॉमिक सर्वे में हमारे पास जो ये फिगर दिए गए हैं, यहाँ पे इनको डाटा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0.8% है हमारा, ठीक है, जो कि पहले 1.3% था। ये दैट इज़ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इकोनॉमी, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये सारा $1 बिलियन में बता रहा है यहाँ पे कि किस तरह से हमारा जो है ये नेट मर्चेंडाइज का बता रहा है। मर्चेंडाइज जो है हमारा नेगेटिव में ही रहता है और उसी तरह नेट सर्विस हमारा पॉजिटिव में ही रहता है, ओके। तो ये देखिए आगे देखते हैं कि हमारा टॉप इकोनॉमी बाय प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट इन डिजिटल इकोनॉमी में कौन कौन सी कंट्री कितना एंटर कर रही है। तो उसमें देखा जाए तो ब्राज़ील है जिसका जो है कमिटेड इन्वेस्टमेंट है 23 बिलियन है। तो यहाँ पे इंडिया को देखो तो ये चाइना, मैक्सिको, वियतनाम, सिंगापुर इन सबसे ज़्यादा $114 बिलियन जो है हमारा इंडिया जो है इसमें स्पेंड करने जा रही है, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी में, ओके। इंडिया एमर्ज एज द लार्जर डेस्टिनेशन फॉर ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट, ओके। ग्रीन फील्ड में बिल्कुल नया इन्वेस्टमेंट ये स्टार्ट होता है। तो इसमें जो है $114 बिलियन जो है इसमें 2020 से 24 के बीच में जो है ये कमिट किया गया है इन्वेस्टमेंट, ओके। तो यहाँ पे क्या है इन्वेस्टमेंट स्पैन द
इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, डिजिटल सर्विस में होगा, डाटा सेंटर में होगा और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सारी इन्वेस्टमेंट होगी। अब आगे देखते हैं कि हमारा जो है फिजिकल पॉलिसी पे देखते हैं कि हमारा जो है किस तरह से इकोनॉमी मैक्रो स्टेबिलिटी की तरफ जो काम करिए। देखो होता क्या है कि किसी भी इकोनॉमी का डेट कम है, उसकी फिजिकल डेफिसिट कम है, तो इस मीन्स कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल इकोनॉमी है। तो यहाँ पे देखिए कि इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है अभी जो है 4.4% है, ठीक है। हम इस तरह मूव कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ 21 में देखो तो ये 9.2% था, फिर 6.7, 6.5, 5.5, 4.8। तो देखिए ये स्टेडी डिक्लाइन आ रहा है इंडिया में फिजिकल डेफिसिट में, तो दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़। और इसी तरह आप देखो यहाँ पे कि हमारा जो है प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है उसको हम जो है प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। तो वो भी काफ़ी डिक्लाइन कर रही है, तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा 0.8% था। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी क्या किया है, हमारी जो सोवरन क्रेडिट रेटिंग है कि इंडिया की कितनी क्रेडिबिलिटी है, उनको जो है इंक्रीज़ कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड एंड पुअर, ग्लोबल रेटिंग हो गया, आरएनआई, जापान, मॉर्निंग स्टार, तो इन्होंने सब ने जो है हमारी क्रेडिट रेटिंग को इंक्रीज़ कर दिया है। एक जो है पॉजिटिव न्यूज़ है ये किसी भी इकोनॉमी के लिए। अब आगे देखते हैं आपकी यहाँ पे क्या है, इम्प्रूव्ड रेवेन्यू बॉयंसी की, जैसे हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है, जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा असेट्स जनरेट हो गए, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके, फिजिकल ट्रांसपेरेंसी बढ़ा है गवर्नमेंट का, फिजिकल ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कंटिन्यू डेफिसिट रिडक्शन अलोंग द क्रेडिबल पाथ, तो यह भी मैंने बताया कि किस तरह से जो है फिजिकल डेफिसिट कंटिन्यूसली जो है डिक्लाइन कर रही है। ओके, अब देखते हैं कि हमारा यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है हमारा दो इंक्रीज इन शेयर और डायरेक्ट टैक्सेस इन ग्रोथ टैक्स रेवेन्यू में जो हमारे डायरेक्ट टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, तो देखिए ये इसका 59% पूरे टैक्स में 59% कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है, ठीक है। तो पहले कितना 52% होता था। ओके, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है पहले 48% कंट्रीब्यूशन था, अभी ये 41 हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स का इंपॉर्टेंस डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स का इंपॉर्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, इससे पता चलता है कि इकोनॉमी में लोगों के पास इनकम आ रही है, उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है। ओके, आगे देखते हैं कि पोस्ट इसमें रेवेन्यू जो है हमारा रेवेन्यू रिसीट और जीडीपी रेशो 9.1% है, ये काफ़ी कम है, हमारा 8.5% से इंक्रीज हुआ है। ग्रोस टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी ये 11.5% है। और जो है नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो अभी भी देखा जाए तो हमारा जो है टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी रेशो काफ़ी कम है, ये काफ़ी इंक्रीज होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट के पास जो है ज़्यादा रिसोर्सेज आएंगे। ओके, और आगे देखते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न कितने लोगों ने फ़ाइल किया है, तो 9.2 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स जो है फ़ाइल किया है। ओके, काफ़ी इंक्रीज हुआ है, पहले 1-2 में ये 6.9 था, तो 21-22 में 6.9 करोड़ था। अब इसी तरह प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की मैंने बात की थी, किस तरह से इनका कंट्रीब्यूशन, जैसे आपको पता है कि प्राइवेट कंजम्पशन का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में C+I+G इसमें 61 है, और इसी तरह इन्वेस्टमेंट का 30 है। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे 90% हमारा जीडीपी तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसको हम अभी आगे ड्राइव करते हैं, थोड़ा आगे ले जाते हैं, तो जीडीपी जो है इंडीड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकती है। तो हमें इम्पोर्टेंट है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जो है पॉजिटिव रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे इकोनॉमी के बारे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करेगा। इन्वेस्टमेंट का सेंटिमेंट, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट भी पॉजिटिव रहे, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह से ग्रोथ है हमारा जो है ग्रोस वैल्यू एडिड, ओके, रियल जीडीपी में। तो टोटल जीबीए में जो है हमारा जो है ग्रोथ ये 7.3% बता रहा है यहाँ पे, कब फिजिकल ईयर 26 के लिए। और एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है हमारा 3.1% रहेगा, और उसी तरह इंडस्ट्री का 6.2 एंड सर्विस सेक्टर का 9.1। सर्विस सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए कि हमारा जो है इकोनॉमी का पोटेंशियल ग्रोथ 7% के आसपास है। ये किस बेसिस पे यहाँ पे बोला गया है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा है, हमारा कैपिटल कैपेक्स इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, रिवाइवल और लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं,
लेबर का जो है फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, लेबर कोड्स हमने जो है इम्प्लीमेंट किए हैं, स्किलिंग एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो रही है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो रहा है, रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन हो रहे हैं, एफिशिएंसी आ रही है। तो इन सारे चीज़ों से क्या है कि लेबर की जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो इन सारे रीज़न के कारण हमारा जो है पोटेंशियल ग्रोथ 7% के अराउंड है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो है बैंक क्रेडिट टू एमएसई मीडियम स्मॉल इंटरप्राइज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे 27% बता रहा है हमारा जितना भी लोन जो है बैंक देते हैं उनमें से 27 जो है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज को जाता है। ठीक है, तो इनका ग्रोथ भी यहाँ पे बता रहा है काफ़ी हाई है। और उसी तरह एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है बैंक का काफ़ी डिक्लाइन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए 2017 में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स 11.2% था, वो जो है कम होकर 2.2% आ गया नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। दैट इज़ वेरी गुड साइन। ओके, अब आगे जीएसटी की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि जीएसटी में काफ़ी बड़ा रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें से 2 मेन स्ट्रक्चर ही रहे हैं हमारे पास अभी। 18% देखिए 5%, 18% एंड 40%। जो 5% का जो टैक्स स्लैब है उसको मेरिट कहते हैं, देन 18 वाले को स्टैंडर्ड कहते हैं, 40% को डीमेरिट या सिन गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इससे जो है काफ़ी ज़्यादा, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है लोगों को। पहले 18% के रेट पे टैक्स लगता था। ओके, इससे क्या क्या होने वाला है तो देखिए सिंप्लीफिकेशन, कॉम्प्लाइंस एंड द सपोर्ट फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन। तो इसके बाद जो इस अनाउंसमेंट के बाद हाउस होल्ड का कंजम्पशन बढ़ा हुआ है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो बढ़ी हुई है, इन्हांस ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। ओके, स्ट्रक्चर रिफॉर्म, रिजॉल्व द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इंप्रूव द वर्किंग कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें जो है फर्म के पास जो वर्किंग कैपिटल है उनका अच्छे से उन्होंने यूटिलाइजेशन शुरू कर दिया है। ओके, किसके बाद? ये जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बाद। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी इकोनॉमी में जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा असेट्स जनरेट होंगे। असेट्स जनरेट होगा तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, मीडियम टर्म ग्रोथ के लिए उस इकोनॉमी को, उस गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इफ़ेक्टिव जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इनिशियली क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि पहले काफ़ी कम होता था, ये जो है कम लाख करोड़ 13.4 लाख करोड़ था, अभी जो है 11.2 लाख करोड़ हो गया। तो इट मीन्स कि हमारा जो है ये अभी अराउंड परसेंटेज टर्म में मैं बात करूँ तो ये 4.3% के आसपास है हमारा जीडीपी रेशो। ठीक है, ऐसे तो अभी अब बात करते हैं तो ऐसे 3% के अराउंड है। पर इफ़ेक्टिव की बात करें, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इफ़ेक्टिव और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मल में क्या डिफरेंस बता रहा है यहाँ पे कैपेक्स में। कैपेक्स मीन कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेंटर काफ़ी सारी ग्रांट्स जो है ग्रांट्स देता है, जनरली इन ग्रांट्स को जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता। ठीक है, पर ये अगर ग्रांट्स जो स्टेट्स को दी जाती है उन या दूसरी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को दी जाती है, अगर वो असेट्स जनरेट करने में उनको लगाता है तो दैट मस्ट बी काउंटेड एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दैट इज़ भाई हमारा जो है कैपेक्स जो है अभी इंक्रीज़ हो गया 2.7 से अराउंड 4% के आसपास ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है जीडीपी के। तो इससे क्या पता चलता है हमारा, इससे जो है इससे पता चलता है कि हमारा जो ग्रांट्स दे रहे हैं वो उनका भी असेट जनरेशन के लिए हमारा यूज हो रहा है। तो उसके कारण हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया है, इफेक्टिव कैपेक्स। ओके, सो कैपेक्स जितना हाई होगा इकोनॉमी उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी, उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।